अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग 8 एडिशन जे हिननि अपडेट वारे मैचिस सां गॾु हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजो मेज़बान मुजाहिद सोलंकी हाज़िर आहे। असांजी कोशिशि इहा ई हूंदी आहे शुरू खां वठी जेकॾहिं जॾहिं खां PSL शुरू थियो आहे त असां हर मैच जे हवाले सां तव्हांखे मुकमल अपडेट ॾींदा आहियूं, रांदीगरनि जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां, मैच जी रिज़ल्ट जे हवाले सां ऐं ईंदड़ मैचिस जे हवाले सां बि तव्हांखे असां अपडेट करण वारो सिलसिलो जेको आहे उहो जारी हूंदो आहे। हिन वक़्तु असांखे जंहिं महिमान जॉइन कयो आहे उहो असांजे PSL जी स्पेशल ट्रांसमिशन में रोज़ु असां सां गॾु आहे ऐं तमामु वॾी महिरबानी आहे जो पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी करे असांखे वक़्तु ॾिए थो। सुलेमान ख़ान साहब असां सां हिन वक़्तु स्टूडियो में मौजूदु आहे ऐं फ़ोन ते असां सां नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहे उहो असांखे हिन वक़्तु जॉइन करे चुको आहे। फ़याज़ बुखारी ऐं तमामु बहितरीनु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहे, तमामु गहरी नज़र रखे थो शयुनि ते ऐं मीडिया गैलरी में जेतिरो एक्टिव हूंदो आहे उहो तमामु घटि नौजवान अहिड़ा हूंदा आहिनि, उहो असां सां लाइन ते आहे। तव्हां प्रोग्राम जी शुरुआत कंदुमि फ़याज़ बुखारी साहब सां। फ़याज़ बुखारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी बिल्कुल सर, क्या कहेंगे कल जो मैच हुआ है पेशावर ज़ल्मे का कोयटा ग्लेडिएटर का, पेशावर ज़ल्मे और कोयटा ग्लेडिएटर की टीमों के बीच में जो मैच हुआ था उसमें वन साइडेड मैच शुरू में नज़र आ रहा था, लेकिन आखिर में कुछ ओवर्स में लग रहा था कि मैच इंटरेस्टिंग पोजीशन में चला जाएगा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने वो मैच जो है वो जीत लिया। तो कल की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे अगर हम नज़र डालें तो किसको क्रेडिट देंगे कामयाबी का पेशावर ज़ल्मी के हवाले से? जी देखिए, अगर कल के मैच की अगर हवाले से बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो उन्होंने शुरू में ही कोयटा ग्लेडिएटर की अच्छी विकेट जो है वो हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद इफ्तिखार अहमद और सरफराज अहमद जो है वो टीम को निकालने की कोशिश जरूर कर रहे थे मुश्किल से, लेकिन जो है वो इतना ज्यादा टारगेट स्कोर नहीं कर सके। 150 रन का हदफ जो है वो नेशनल स्टेडियम में बआसानी बना लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टीम्स है वो तकरीबन 200 रन स्कोर करती हैं, तो फिर डिफेंड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जो नसीम शाह और हसनैन है उन्होंने दोनों ने बहुत शानदार बॉलिंग करवाई, लेकिन मोहम्मद नवाज जो कि स्पिनर बॉलर थे वहां पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आई कि वो इतना ज्यादा जो है वो रन रोक नहीं सके, उन्होंने बहुत ज्यादा रन दे दिए। जबकि अगर कैच की बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा जो है वो ऑफ कलर नजर आए और उन्होंने भी बहुत ज्यादा रन जो है वो दे दिए। बैटिंग जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने कितनी कोई खास नहीं की, नेशम ने अलबत्ता थोड़ा सा अच्छा स्कोर किया, लेकिन अगर साथ ही बात की जाए बॉलर्स की तो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन कोयटा के जो बॉलर्स थे वो इतना ज्यादा मुतासिर कुन नहीं कर सके। जबकि मोहम्मद हसनैन जो है वो एक उभरते हुए सितारे हैं, उन्होंने 3 विकेट्स भी हासिल की, 13 रन देके, और आखिरी के ओवर्स में डेथ ओवर्स में आके उन्होंने मेडन ओवर भी कराया, तो ये बहुत खुशाइन बात है। लेकिन क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी को ही, क्योंकि उनके बॉलर्स ने 150 रन तक रोक के रखा और वन साइडेड मैच हो गया था। हसनैन की बॉलिंग तो बेहतरीन थी, लेकिन उसको दूसरे एंड से कोई अच्छा बॉलर नहीं मिल रहा था, और आखिरी के जो 3 ओवर्स भी थे तो उसमें भी उनके पास बॉलर नहीं मौजूद थे कि कोई बॉलिंग कौन कराएगा। और उन्हें जो मोहम्मद हफीज है उनका किरदार अभी तक सही से डिफाइन नहीं हो सका है कि क्या वो बैटिंग करने के लिए आए हैं या वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको 7वें और 8वें नंबर पर बैटिंग नंबर दिया जा रहा है, जाके उनसे बैटिंग भी नहीं ली जा रही है। और जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो उनसे सब कल जो है वो सिर्फ एक ही ओवर कराया गया। थोड़ी सी कैप्टनसी का एरर नजर आया कि अगर सरफराज अहमद थोड़ा सा लेफ्ट हैंडेड नेशम को बॉल कराने के लिए हफीज को दे देते, तो हफीज के बारे में मशहूर है कि वो लेफ्ट हैंडर्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विकेट हासिल कर लेते हैं, वहां थोड़ा सा दबाव डालने की जरूरत थी, लेकिन सरफराज अहमद जो है वो इतना दबाव डालने में सही मुतासिर नहीं कर सके। अच्छा, कल का जो मैच था उसमें एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त वाज़े नज़र आई कि पेशावर ने अपनी टीम में जो तब्दीली की, उस्मान कादिर को जो उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया, और उस्मान कादिर ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और 2 विकेटें जो उसने बड़ी अहमियत वाली लेके टीम को एडवांटेज दिलाया। तो ये जो तब्दीली थी, आप समझते हैं ये भी बड़ी कारआमद साबित हुई टीम के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो उस्मान कादिर का जो एडिशन किया गया है पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में, तो बिल्कुल ये एक शानदार स्क्वाड में एंट्री हुई है, और उस्मान कादिर ने भी प्रूव किया, और 2 विकेट जिस तरीके से उन्होंने अहम जो हासिल की है वो बहुत अहमियत की हामिल है। और अगर बात की जाए कैप्टनसी के हवाले से तो बाबर आजम अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर को भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, लेकिन सरफराज अहमद के जो बैटिंग नंबर्स हैं वो कुछ मशकूक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1 डाउन जो है वो खुद आ गए थे और 2nd डाउन उन्होंने नवाज को भेज दिया, जबकि उमर अकमल जो है वो 2nd डाउन खेलते थे, उन्हें बिठाकर उन्होंने हफीज को लिया, लेकिन हफीज को भी बैटिंग इतनी दी नहीं गई। तो अभी कैप्टनसी में जो है वो प्लेइंग 11 में भी कोयटा ग्लेडिएटर के थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है। पहला मैच भी वो हार गए, तीसरा मैच भी वो हार गए, अभी दूसरे के 1 मैच जीत चुके हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि आगे जो है वो बेस्ट
प्लेइंग 11 किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से जो है वो रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि उमर अकमल भी जो है वो इतने ज्यादा बैटिंग परफॉर्मेंस करते दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ इनके पास एक ही बैट्समैन नजर आ रहा है, वो जो कि मार्टिन गुप्टिल और जेसन रॉय की शक्ल में ओपनिंग प्लेयर है। और उसके बाद अगर नीचे से बात की जाए तो फिनिशर में उनके पास कोई इतना खास बैट्समैन मौजूद नहीं है। अलबत्ता सिर्फ इफ्तिखार अहमद है जो कि कभी सेकंड डाउन भेज दिया जाता है, कभी थर्ड डाउन भेज दिया जाता है, कभी फोर्थ डाउन भेजा जाता है। तो इफ्तिखार अहमद और इसके साथ ही मार्टिन गुप्टिल है, और इसके साथ ही अगर ओपनर में जेसन रॉय अगर परफॉर्म नहीं करते तो कोयटा ग्लेडिएटर की साइड पे कोई इतना बड़ा कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है जो कि परफॉर्म कर सके और फॉर्म नजर आए। और उससे जो रन है वो लास्ट मैच भी जो अगर जीता गया तो वो मार्टिन गुप्टिल की वजह से जीत लिया कि उन्होंने 117 रन बना लिए, लेकिन कोयटा की टीम में कोई इसके अलावा कोई बैटिंग परफॉर्म करता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक सवाल बड़ा ज़बरदस्त आपने हाईलाइट किया सरफराज की क़यादत के हवाले से, बैटिंग आर्डर में शफलिंग के हवाले से। बड़े सीजनड कप्तान हैं सरफराज और तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, और कोयटा ग्लेडिएटर वाहिद फ्रेंचाइज है जिसके पिछले 8 सालों से ही सरफराज कप्तानी कर रहे हैं। तो कप्तानी का आपको यहाँ पे लेग समझ रहे हैं कि प्लानिंग उसके पास नहीं थी, या ओवरऑल टीम मैनेजमेंट कोई प्लान बनाने में नाकाम रही? जी बिल्कुल, हो सकता है कि इनकी जो है वो आपस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो और इतनी ज्यादा जो है वो अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि क़यादत की अगर बात की जाए तो तकरीबन 70 मैचेस में जो है वो नुमाइंदगी कर चुके हैं सरफराज अहमद, लेकिन उनका जीतने और हारने की जो शरह है वो 50% है, और 35 मैच जीते हैं, 35 मैच हारे हैं। तो अगर क़यादत की बात की जाए तो गुज़िश्ता 3 सीजन जो है वो इतने खास नहीं नजर आए सरफराज अहमद के, और थोड़ा सा जब से वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट हुए हैं, तो 5वां, 6वां और जो 7वां सीजन है उसमें उनकी क़यादत पे भी काफी सवाल उठने लगे। लेकिन उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने एक बार फिर उनके ऊपर जो है वो क़यादत पे रिलाई किया है, और 8वें सीजन में फिर उनको कप्तानी दे दी गई है। लेकिन अब वो पहले जैसा जोश और जज्बा और जो वलवला नजर आता था सरफराज अहमद की कप्तानी में, उनकी क़यादत में वो अब हद तक नजर नहीं आ रहा है। और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा हफीज को भी पहले इस्तेमाल किया जा सकता था, नवाज के ओवर रोके जा सकते थे, हसनैन और नसीम शाह के ऊपर ही रिलाई किया गया, लेकिन 8 ओवर के अलावा 12 ओवर्स और भी निकालने होते हैं। ओडेन स्मिथ भी जो उन्होंने शामिल किया है वो इतना ज्यादा मुतासिर को नहीं रहा बॉलिंग के हवाले से। जबकि अगर बैटिंग की बात की जाए तो शफलिंग भी कर रहे हैं प्लेयर्स को, कभी 1 डाउन भेज रहे हैं, कभी 2nd डाउन भेज रहे हैं। प्लेइंग 11 का भी थोड़ा सा मसला नजर आ रहा है। तो अभी कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो सिर्फ तजुर्बा ही करती दिखाई दे रही है, और अगले 7 मैचेस में जो है वो किस कदर बेहतरीन परफॉर्म करती है ताकि वो बेहतर मैच खेल सके। जबकि अगर बाबर आजम की बात की जाए तो पिछला सीजन उन्होंने कराची किंग्स के साथ खेला, 10 में से सिर्फ एक ही मैच वो अपनी टीम को जितवा सके, तो उनका भी PSL 7वां जितना अच्छा नहीं रहा। लेकिन अभी 10वां जो है वो शुरुआत है, और उसके बाद ही अभी 10 मैचेस उनके बाकी है। 3 मैचेस में से वो 2 मैचेस भी जीत चुके हैं। अब यही देखना होगा कि बाबर आजम किस हद तक बेहतरीन कप्तानी करते हैं और पेशावर जल्दी को ये टाइटल जितवा सकते हैं या नहीं। अच्छा फयाज, एक चीज़ और, जो कल बैटिंग लाइन की हमने बात की कोयटा ग्लेडिएटर की टीम की, मार्टिन गुप्टिल का आपने नाम लिया, 117 रन की उन्होंने इनिंग खेली। दूसरा नाम जेसन रॉय का भी आता है। सरफराज और इफ्तिखार ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि इन दोनों प्लेयर मार्टिन गुप्टिल और जेसन रॉय के जल्दी आउट होने से कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ गई? एग्री करते हैं आप इससे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही आपसे कह रहा था कि जो ओपनिंग पे जो 2 इन्होंने बैट्समैन रखे हैं मार्टिन गुप्टिल और जेसन रॉय, वो ही अगर परफॉर्म करेंगे, पावर प्ले को अच्छे तरीके से खेल सकेंगे, तो ही रन से ज्यादा बन सकेंगे। अगर अलबत्ता उसके बाद अगर बैटिंग लाइन की बात की जाए तो मोहम्मद नवाज भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, सरफराज भी बॉल टू बॉल खेल रहे हैं, लेकिन T20 में बॉल टू बॉल खेलना जो है वो थोड़ा सा गलत समझा जाता है। स्ट्राइक रेट पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अब इतनी ज्यादा फिटनेस भी सरफराज की कुछ हद तक नजर नहीं आ रही। अलबत्ता इफ्तिखार अहमद जो है वो परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी पूरी टीम में सिवाय मार्टिन गुप्टिल और जेसन रॉय के बाद एक इफ्तिखार अहमद ही बैटिंग लाइन में थोड़ा सा मजबूत किरदार अदा कर सकते हैं। अलबत्ता इसके अलावा ना ही कोई उमर अकमल चलते दिखाई दे रहे हैं, ना मोहम्मद नवाज, ना ही उसके बाद जो है वो सरफराज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि बॉल टू बॉल अगर चलेंगे तो मैच जीतना जो है वो मुश्किल होता चला जाएगा। और 150 रन अगर हदफ देंगे तो अगली टीम जो है वो बआसानी बना लेगी, और उसके बाद जो है वो जहाँ पे नेशनल स्टेडियम में 200 रन का हदफ दिया जाता है, और वहां पर अगर आप 150 रन का हदफ देंगे तो इतनी ज्यादा बैटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप बॉलिंग में भी उसको टोटल को बचाना जो है वो मुश्किल साबित हो जाएगा। अच्छा फयाज, कल अब एक चीज़ देखिए, 155 रन का टारगेट था, लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की हसनैन ने, तीनों मेन प्लेयर्स जो हैं
उनको आउट किया तो अंडर प्रेशर कर दिया, उसके बाद चौथा प्लेयर भी जल्दी आउट हो गया। तो मोहम्मद हसनैन ने इतनी जल्दी कामयाबियां टीम को दिलाई, तो फिर उसके बाद आप समझते हैं कि क्वेटा थोड़ा रिलैक्स हो गया कि हमने 3 आउट कर दिए। मेन प्लेयर थे मोहम्मद हारिस, बाबर आजम और साइम अयूब, कोयलर, केट मोर, बहुत बड़ा नाम। चारों प्लेयर्स के आउट होने के बाद भी आप समझते हैं कि क्वेटा थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि इतने प्लेयर्स जल्दी आउट करने के बाद वो समझ रहे थे उन्होंने गेम में वापसी की, आखिर तक मैच खेला, लेकिन इन चारों प्लेयर्स को आउट करना आप नहीं समझते कि उसके बाद वो थोड़े रिलैक्स हो गए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब 4 विकेट हासिल कर ली थी और नेशम जब बैटिंग पर आ चुके थे और पोवेल भी जो है वो बैटिंग कर रहे थे, तो उसी टाइम जो है वो उनको आउट करने के लिए कुछ दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी और मोहम्मद हफीज एक अहम किरदार अदा कर सकते थे, क्योंकि वो लेफ्ट बॉलर जो है वो लेफ्टी बैट्समैन को आउट करने में उनका अहम किरदार रहता है। मायनाज बल्लेबाज जो कि बाएं हाथ से खेलते हैं, उनको आउट करने में हफीज का बहुत अहम किरदार रहता है, लेकिन शायद जो है वो मोहम्मद हफीज के ऊपर बॉल थमाना जो है वो सरफराज ने मुनासिब नहीं समझा और वो मोहम्मद नवाज और ओडेन स्मिथ को ही इस्तेमाल करते रहे और दोनों ही बॉलर जो है वो बहुत बुरे तरीके से रन खाते रहे। और उसके बाद जो है हसनैन जो है वो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग जरूर कराई, लेकिन उनके पास T20 में सिवाय 4 ओवर कराने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। 4 ओवर पे 13 रन दिए, एक मेडन हासिल किया मोहम्मद नवाज ने, उनको बहुत क्रेडिट जाता है कि उमर गुल जो है उनके कोच वो बहुत शानदार कोचिंग करते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद नसीम और मोहम्मद हसनैन हो या नसीम शाह हो, दोनों को ही बहुत अच्छी बॉलिंग सिखा रहे हैं। लेकिन ओवरसीज अगर प्लेयर की बात की जाए तो ओडेन स्मिथ की जो है वो जगह इतनी बेहतर बनती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनको ऑलराउंडर के तौर पे एम तो किया गया है, लेकिन वो बॉलिंग में उनकी वो बात नहीं है, वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। और इसके साथ ही मोहम्मद नवाज जो है वो उनका भी अगर कहा जाए कि कल का दिन बेहतर नहीं था, बुरा दिन था, तो वो ये कहना गलत ना होगा कि कल भी जो है वो बहुत ज्यादा ऑफ कलर दिखाई दिए और छक्के चौके ही खाते दिखाई दे रहे थे। सही, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा फयाज, बड़ा ज़बरदस्त आपने चीज़ों को एनालाइज किया। आज का मैच जा रहा है, क्वेटा ग्लेडिएटर और लाहौर कलंदर दिफाई चैंपियन है, लेकिन दोनों के लिए एक एडवांटेज डिसएडवांटेज कह लें, हसारंगा को NOC नहीं मिला और राशिद खान ने टीम को ज्वाइन कर लिया, तो ये कितना बड़ा साइन होगा लाहौर कलंदर के लिए कि राशिद खान जैसा प्लेयर उनकी टीम में आ गया और हसारंगा को उन्होंने NOC नहीं दिया। क्वेटा ग्लेडिएटर को कितना डिसएडवांटेज होगा? आज के मैच के हवाले से आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से भी, और फेवरेट टीम आपकी कौन सी होगी? अच्छा, आज की अगर टीम की बात की जाए तो आज जो है वो लाहौर भी अपना गुज़िश्ता मैच हार कर आगे आई है, कराची किंग्स से हारी है, तो वो एक बार फिर जो है वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी और हावी होने की, अटैक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कराची किंग्स से जो हारे हैं तो अब एक और मैच उनका यहीं पर नेशनल स्टेडियम में हो रहा है, तो वो कोशिश करेंगे कि ये मैच जरूर अपने नाम करें। जबकि कोयटा ग्लेडिएटर भी जो है वो अपना गुज़िश्ता मैच यहीं पर कल के रोज हारी है, तो वो अपनी गलतियों से सबक हासिल जरूर कर रही होगी और दोनों ही टीम जो है वो आज शानदार परफॉर्मेंस करती दिखाई देंगी। और आज जो है वो मैच वन साइडेड तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स परफॉर्म करेंगी और मुझे लगता है कि राशिद खान जिनका इकोनॉमी रेट और जो बॉलिंग एवरेज है वो बहुत शानदार है और वो नेशनल स्टेडियम में भी बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग कराते हैं, उनके बारे में मशहूर है कि वो विकेट्स बहुत हासिल करते हैं और बॉल्स भी बहुत डॉट कराते हैं। तो राशिद खान जो एडिशन है वो लाहौर कलंदर के फेवर में बहुत शानदार साबित होगा। जबकि अगर हसरंगा की बात की जाए तो उनको कल रात तक NOC नहीं मिला और उनको 20 तारीख को ज्वाइन करना था, लेकिन कोयटा की टीम को वो ज्वाइन नहीं कर सके। अब यही देखना होगा कि कोयटा किस बॉलर के साथ जो है वो आज मैदान में उतरती है और अच्छा परफॉर्मेंस करती है और नर्व से कंट्रोल करती है या नहीं, क्योंकि टॉस जो है वो बहुत अहम होगा। जो पहले बैटिंग करेगा, ज्यादा रन स्कोर करेगा, उसके लिए कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि रात के टाइम जो है वो कराची में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आ जाता है और पिचेस जो है वो थोड़ी सी गीली हो जाती है, तो आखिर में जो है वो बॉलर्स को खेलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोयटा ग्लेडिएटर की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है और एक बड़ा स्कोर सेट करती है, तो उसको क़यादत को, जो सरफराज अहमद की क़यादत में टीम है, वो अपना मैच बचाने में जो है वो आज कामयाब हो सकती है। थैंक यू सो मच फयाज बुखारी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया KTN न्यूज़ के लिए, बड़ी मेहरबानी। एक चीज़ जो फयाज ने हाईलाइट की, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने के बाद दूसरी इनिंग में जो फील्डिंग करने आएगी टीम, उसके बॉलर्स को एडवांटेज होगा। हालांकि हमने देखा उनको डिसएडवांटेज होता है कि ड्यू की वजह से बॉल स्विंग नहीं होती और स्पिन नहीं होती। एग्री करते हैं इस बात से कि एडवांटेज होगा ड्यू का बॉलर्स को? ये उनकी अपनी ज़ाती राय है। आपकी राय के जानने के लिए तो आपसे जान रहे हैं कि आप क्या समझते हैं? जो सेकंड जो टीम बॉलिंग करती है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। मुश्किलात होगी किस लिए? एक तो स्पिनर का जो बॉल है वो अगर नया बॉल कराएं उसमें तो गुजारा हो सकता है, लेकिन 5-6 ओवर के बाद जब ड्यू पड़ जाता है फिर बॉल को ग्रिप करना, बॉल को टर्न करना तो डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज। अच्छा, कल आपने बड़ी एक ज़बरदस्त प्रेडिक्शन की थी कि कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी को जो है उसको
कोयटा को बैटिंग करने के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम को उस्मान कादिर को स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए और ये पेशावर की टीम में जीत सकती है उसको शामिल करने के बाद। आपकी बात उन्होंने सुन ली, पता नहीं क्या आपकी जादू कर दिया कि उस्मान कादिर स्क्वाड में भी आ गए और उन्होंने 2 विकेटें लेके टीम की पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग कर ली। तो आप समझते हैं कि उस्मान कादिर टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से वो टीम अंडर प्रेशर आई? देखिए, जो यूँ समझिए कि एक तो पेशावर ज़ल्मी ने लाइन और लेंथ पे अच्छा बॉल किया, ठीक है, और फील्डरों ने भरपूर साथ दिया, यानी सिंगल के डबल रन होने नहीं दिए, इवन इनको सिंगल रन भी नहीं मिल रहे थे ओपनर्स को। और जो कोयटा की इब्तदाई 2 मैचों में उनकी जो विकटें गिरी थी, शायद उनके जहन में ये था कि यार हम पावर प्ले के ओवर गुजार दें लेकिन विकटें ना गंवाए। लेकिन विकटें ना गंवाना और विकटें ना गंवाने में तो कामयाब रहे, लेकिन जो स्कोर चाहिए था T20 के हिसाब से उसमें वो कामयाब नहीं रहे। गोया कि हम यूँ ही समझे कि इनकी विकटें गिर चुकी थी। और ऐसा यानी T20 का जो एक मज़ा है, चक्के चौके की बारिश हो, विकटों का गिरना हो, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? एक तो ये बात जानना चाहूँगा कि वाकई T20 बैट्समैनों की गेम है। एक तो ये कि विकेट ऐसी बनाई जाती है जहाँ पे चौके छक्के लगने चाहिए, लेकिन यहाँ पे चौके छक्के कम लग रहे हैं। एक तो इसका रीज़न बताइएगा, विकेट का किरदार है या बॉलर की अच्छी परफॉर्मेंस है? दूसरा, क्राउड का स्टेडियम में ना आना, ये भी थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता। लास्ट टाइम भी PSL हुए थे, खचाखच स्टेडियम भरे हुए थे, पहला मैच भी स्टेडियम बिल्कुल लोगों से भरा हुआ था। लोगों का स्टेडियम कम आना और जैसे आपने कहा कि ये जो चौके छक्के ज़्यादा लगने चाहिए, विकटें गिरनी चाहिए, वो रुक गई हैं, वो क्या उसकी असल वजह हो सकती है? लोगों को कम आने से ये हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो माशी हालात है वो हर एक की कुव्वत ख़रीदनी होगी। इस वक्त घर के अखराजात पूरे करना, ऑफिस जाना आना, पेट्रोल हम महंगाई को भी 15% 20% हम कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार है, इन पोजीशन पे असरअंदाज हो रही हैं। हम जो ग्राउंड में जो देख रहे हैं वो नौजवान तबका आ रहा है, सही, जब बिल्कुल जो बच्चे हैं तकरीबन 10 साल से लेके 30 18 साल की उम्र तक। सही। लेकिन जो अगर 40 से 60 साल वाली एवरेज निकाले तो वो बहुत कम है। सही है। ख़वातीन की तादाद भी बहुत कम है। ठीक है। तो यूँ समझे कि क्राउड भी कम आ रहा है, जो अंदर क्रिकेट हो रही है वो T20 की नहीं हो रही है। ठीक है। तो एक हल्ला गुल्ला जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे भी एक चीज़ देखिए, एक तो आप रिपोर्टिंग करते हैं, दूसरा आप फोटोग्राफी करते हैं और स्टेडियम में बैठे होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक तो कैमरामैन होता है, उसकी एक ड्यूटी होती है कि भाई इसको फोकस करना है, इस पे आपने फ्रेम सेट रखना है। आप जब ग्राउंड में बैठे होते हैं तो आपकी नज़रें, आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें घूम रही होती हैं, किस चीज़ को फोकस करना है, किस चीज़ पे नज़र डालनी है, ओवरऑल फील्डर्स के हवाले से, बैट्समैन के हवाले से, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है फोटोग्राफी, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो आपके माइंड में मैच चल रहा होता है या अपनी प्रोफेशनल? फोटोग्राफर के पास तो सेकंड भी नहीं है मिस करने के लिए, उसके पास कुछ भी नहीं है। सही है। वो उससे अगर मिस हो गया तो सब मिस हो गया। सही है। जो राइटर है उसके पास कलम है, वो सोच सकता है, वो काट सकता है। सही। लेकिन फोटोग्राफर की जॉब जो है ना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, उसको हमतन जो है ना होश में रहना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे बैट्समैन है तो बैट्समैन को उसने फोकस करना है। ठीक है यार ये बैट्समैन है, इसके जो बॉल फेस करने जाता है उस बॉल को आपने फेस करना है, करने जा रहा है और पता कि यार ये बॉलर है, ये विकेट ले सकता है। तो मकसद ये कि इस चीज़ को ऐसे पेश किया जाए कि जो देखने वाली आंखें हैं वो रुके और देखें, उसको लुत्फानंदोज करके यार तस्वीर में ये है तो ग्राउंड में इसकी क्या हकीकत। यही कमाल होता है फोटोग्राफर का। पहले अगर बात कर लें कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में, जैसे फयाज ने कहा कि रन्स बड़े कम बने, समझते हैं कि वाकई में रन्स इतने कम बने कि वो टारगेट इजी चेस हो सकता था, उन्होंने चेस कर लिया, लेकिन उसके बावजूद रन्स उन्होंने बनाए नहीं है, कम नहीं बने, बनाए नहीं है। 154। अब सरफराज को देख लेना, सरफराज तो ऐसा खेल रहा था जैसे शायद उसका पहला T20 मैच हो। 39 रन किए 30 बॉलों पे, कैच भी ड्रॉप हुआ उसका, बाबर ने स्लिप में उसका कैच भी ड्रॉप किया, चांस भी मिले। चांस मिलने के बावजूद आपको अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेना है। T20 में तो सरफराज ऐसे ही खेलता रहा है, हमने शुरू से नहीं देखा कि विवियन रिचर्ड की तरह, क्रिस गेल की तरह खेलता, वो तो अपनी नेचुरल गेम ऐसे ही खेलता है। लेकिन इतनी बॉलें खेलकर इतना स्कोर करने का फायदा नहीं है ना। कप्तान है, रिस्पांसिबिलिटी होती है, अपनी जगह किसी और को भेज दें। ठीक है, लेकिन कप्तान होता है, उसको रिस्पांसिबिलिटीज भी लेनी होती है कि खुद विकेट पे खड़ा। रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ खेलने पे नहीं है, रिस्पांसिबिलिटी तरतीब देने पे भी है कि भाई कौन सा लड़का किस मौके पर परफॉर्म करेगा। सही। अब मिसाल के तौर पर गुप्टिल और वो अंदर खेल रहे हैं, गेंदें मिस कर रही हैं, भाई कोई मैसेज दे दे कि भाई हमें स्कोर चाहिए, सिर्फ विकेट नहीं बचाना। उस विकेट बचाने के चक्कर में ये प्रेशर आप एंड तक चले गए, मैच आपके हाथ से निकल गया। सही। बॉलरों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, आपको चाहिए था आप स्पिनर्स को एतमाद देते हैं, आपकी बाउंड्री पड़ती है, छक्का पड़ता है, आपकी शक्ल बन जाती है, शक्ल बन जाती है तो आपका जो बॉलर है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अच्छा, मोहम्मद नवाज़ की बॉलिंग पे भी बड़ी तनकीद हो रही है। 49 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट लिए, लेकिन हसनैन ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 4 ओवर में 1 मेडन किया और आखिरी जो ओवर थे उसमें मेडन करना
वहाब रियाज जैसे प्लेयर से, मोस्ट सीनियर प्लेयर, उससे मेडन करना और 13 रन देके 3 विकेटें ली हसनैन ने, तो उसने तो अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई की और अपोजिट टीम को अंडर प्रेशर किया, लेकिन बाद में आने वाले बॉलर्स ने उस रेपो को, उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू नहीं किया। तो उसमें आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बॉलर्स की थी या कप्तान की? वो चेंज मैंने तो हसनैन की इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं देखी। अच्छा। मेरा तो दिल खुश हुआ कि यार जो मैच यानी उसने कोशिश की उनके मुंह से निवाला छीन लिया जाए। सही। हत्तुल इम्कान जो आखिरी ओवर जो 6 गेंदे था वो मिस कराना तीन विकेटों से ज्यादा अहमियत का हामिल बहुत था। बड़ी बात, लेकिन उसका उन्होंने फायदा क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। हाँ। कि जिसका दिफा कर देख तो 54 रन कोई स्कोर नहीं है। सही है, उन्होंने कहा ये ओवर मेडन हो जाता तो कोई मसला नहीं, आखिर में कर लेंगे, ये हुआ। और नेशम ने जो है कमाल की इनिंग के लिए जहाँ मौका मिला, जहाँ बॉल मिली, उसने उसका भरपूर फायदा उठाया। यानी कोयटा की जो बैटिंग है ना वो ऐसा है कि जिंदा है लेकिन मुर्दा है। जिंदा है मुर्दा है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। बिल्कुल, तस्वीरों में, नामों में बहुत कुछ है लेकिन परफॉर्मेंस में जीरो है इस वक्त। तो उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं, प्लेयर्स को या कोचिंग स्टाफ को? इसके जिम्मेदार टीम मैनेजमेंट को। अगर भाई जैसे हमने कहा था कि यार आप 2 मैचेस हो गए, आपके विकेटें गिर गई, कोई नहीं, आप उसी चक्कर में यार आपके विकेटें बचे और आपके रन नहीं हुए, भाई विकेटें तो गिरेंगी, आपका जो रन रेट है वो भी नीचे ही आना चाहिए। कोई ना कोई तो टिकेगा ना। हाँ। ऐसे तो नहीं कि 11 के 11 आउट होंगे। लेकिन मोहम्मद हफीज़ भी बड़ा डिस्कस हो रहा है। मोहम्मद हफीज़ जिस तरह से बॉलिंग की बात की फयाज ने कि वो ऑफ स्पिनर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को वो बड़े अंडर प्रेशर ला सकते हैं, आउट कर सकते हैं। इतने मोस्ट सीनियर प्लेयर से ना तो आप आगे बैटिंग करवा रहे हैं, ना उसको बॉलिंग दे रहे हैं, तो उसको टीम में रखने का क्या फ़ायदा और हफीज़ का खेलने का क्या फ़ायदा? देखिए आपने तो कहा ना फ्रेंचाइज जो है उनकी मर्जी है, किसको पिक करें किसको पिक ना करें, लेकिन अपनी कामयाबी के लिए करें ना, किसको खरीदे या किसको ना खरीदे। मैं उस बात पे अभी भी कायम हूँ। हाँ, तो मकसद ये है कि वो उनको जो है उनको शायद मोहम्मद हफीज़ के ऊपर एतमाद नहीं है। तो फिर खरीदने का क्या फायदा? तो ये अपने साथ भी ज्यादती की है और हफीज़ के साथ भी ज्यादती की है। ये तो नहीं है कि भाई तो थोड़ा सा टाइम दें उसको। ठीक है कि हफीज़ फील्डिंग में कमज़ोर होगा क्योंकि जाहिर है वो उसने रिटायरमेंट ली, रिटायरमेंट के बाद वो अपने फिटनेस पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहा होगा जिस तरह प्रोफेशनल पर देनी चाहिए। कम से कम आप उससे बॉलिंग और बैटिंग तो करवाएं। सही है। आप मैं कहता हूँ अगर आप हफीज़ को करवाएं तो हफीज़ आपको 25 पे 45 रन करके देगा, वो ऐसा बैट्समैन है। बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान को लीड किया उसने। आज की मैच की बात कर लें, कोयटा ग्लेडिएटर जो पिछला मैच हार गई, अब लाहौर कलंदर दिफाई चैंपियन है। अगर पॉइंट्स टेबल पे अगर नज़र डालें, हम अपडेट करते हैं अपने नाजरीन को, पॉइंट्स टेबल पे अगर आप देखें, कोयटा ग्लेडिएटर की टीम ने अब 3 मैचेस खेले हैं, जिनों में से 1 जीता है, 2 हारे हैं, 2 पॉइंट हैं। लाहौर कलंदर ने सिर्फ 2 मैच खेले हैं, 1 हारा है, 1 जीता है, उसके भी 2 पॉइंट है। अगर लाहौर आज जीत जाता है तो वो अप हो जाएगा, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे मुल्तान सुल्तान जो है 4 मैचेस में से 3 जीत के, 1 में उसको शिकस्त, 6 पॉइंट्स हैं। और पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैचेस में से 2 में कामयाबी हासिल की और उसकी 1 में शिकस्त हुई, 4 पॉइंट्स उसके हाथ हैं। कराची किंग्स 4 मैचेस में 3 हार चुकी है। तो कराची किंग्स ज़्यादा डिस्कस हो रही है, कोयटा ग्लेडिएटर की टीम ज़्यादा डिस्कस हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा इनको आगे आने के लिए, दोनों टीमों को? और तो कुछ नहीं कर सकते। चले, अभी प्रोड्यूसर की तरफ से कह रहा है कि थोड़ा ब्रेक का टाइम है, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर इसी सिलसिले को यहाँ से शुरू करते हैं। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम में न होते नंढे ब्रेक जो टाइम थियो वन जो काॾे न मिलूं था, नंढे शार्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान सुपर लीग के 8 एडिशन में जो असो अपडेट करने वाला सिलसिला है वो जारी है। जी, पॉइंट्स टेबल के हवाले से जैसे कहा, कराची की टीम और कोयटा की टीम को अब आगे आने के लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ेंगी, अपनी गलतियां जो आप समझते हैं, कौन सी वीक पॉइंट्स हैं जहां पे उनको वर्कआउट करना पड़ेगा? अगर कोयटा को बैटिंग मिलती है, अगर जैसे लाहौर कलंदर टॉस जीत कर इनको बैटिंग देता है, इनको चाहिए सर्कल में कम से कम जो है 50 से 55 रन के दरमियान का हदफ। विकेटें भी ना गंवाएं, विकेटें गंवाएं ना गंवाएं, 55 रन कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। अगर 55 रन से कम ये बना दें, यानी जैसे इनका एवरेज चल रहा है 35 रन 40 रन, तो फिर इनको जीतने के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, फील्डिंग में भी करना पड़ेगा, बॉलिंग में भी करना पड़ेगा। लेकिन 50-55 रन आने से क्या हो जाएगा, जो ऊपर जो बैट्समैन आएंगे उनके लिए सहूलत होगी, और वो क्या होगा कि रनों का जो पहाड़ है वो कलंदर के सामने वो खड़ा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने सवाल किया फयाज से भी, हंसारिंगा को NOC नहीं दिया सिंध क्रिकेट बोर्ड ने, और वो कोयटा से आज खेलने थे, कल उसने टीम को ज्वाइन करना था, लेकिन आज जो लाहौर कलंदर के हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर, बड़े बेहतरीन लेग स्पिनर हैं और बड़े आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं, वो लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो
एडिशन है, इस एडिशन को कैसा देखते हैं और हसारंगा का ना खेलना वो कितना डिसएडवांटेज होगा कोयटा के लिए, और ये जो राशिद खान है ये कितना एडवांटेजेबल साबित होगा लाहौर के लिए? राशिद खान का लाहौर कलंदर के लिए दस्तियाब होना अच्छी खुशाइन बात है, और लाहौर कलंदर को चाहे कि वो राशिद खान से फ़ायदा उठाए। और रही बात हसरंगा की कि उनको एनओसी नहीं मिला, तो उसके मिलना ना मिलना यानी कोयटा की पोजीशन, कोयटा ग्लैडिएटर की पोजीशन वही है जो कल थी और जो आज है, उसके आने और ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इतना बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, उसने T20 में परफॉर्म किया। एनओसी मिलती फिर हम उसको और बात कर सकते थे ना, इस वक्त ये समझे थे वो पहले नहीं था और अभी आज भी नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी वीक पॉइंट है, क्योंकि एक प्लेयर को जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उसको रजिस्टर किया, आपने उसके साथ मुआहदा किया, उसको एनओसी नहीं मिल रही, तो यानी शुरू में जो मामला थे वही इतने कंट्रोवर्शियल थे कि उसको एनओसी नहीं मिली, जो ये बीच में आके उन्होंने उसको एनओसी नहीं। इस पर तो पीसीबी अपना बयान जारी करेगा कि क्या वजूहत। सही है, वो जो कह रहे हैं कि वो अपनी टीम के लिए शायद कोई अनफिट हो जाए तो इसलिए डिसएडवांटेज होगा, इसलिए उन्होंने एनओसी नहीं दिया कि मेन प्लेयर है, अगर खेलने जाएगा तो कोई, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो यहाँ से जाते हैं मुख्तलिफ लीग्स खेलने, हम तो एनओसी दे देते हैं, वहाँ पे जाके वो अनफिट हो जाते हैं, फिर हमारी टीम के लिए भी नहीं होती कारामद और दूसरी टीम के लिए भी नहीं हो, तो ये रीज़न उन्होंने शो किया है कि शायद कोई इशू हो जाए इसलिए उसको एनओसी नहीं मिला। सबसे पहले अपने मुल्क को, किसी भी प्लेयर को सबसे बड़े एजाज़ की बात है कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। सही है, अगर वो वहाँ अपने मुल्क के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है और उनका हक भी है। अच्छा, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, 13 मैचेस में से 6 में कोयटा ने कामयाबी हासिल की, 7 मैचेस में लाहौर ने। फिर वही सवाल मेरा कि माजी की परफॉर्मेंस असरअंदाज होती है कि नहीं होती, क्योंकि दोनों टीमों का जो मार्जिन है विक्ट्री का, एक मैच सिर्फ विन किया है लाहौर ने ज़्यादा, बाकी 6 कोयटा ने जीते हैं, और दोनों पाकिस्तान सुपर लीग की विनिंग पोजीशन रह चुकी है। एक तो अब दिफाई चैंपियन है, कोयटा ने भी एक टाइटल अपने नाम किया हुआ है। तो आप नहीं समझते आज के मैच में सबसे ज़्यादा प्रेशर किस टीम पर होगा और क्यों होगा? मैं समझता हूँ प्रेशर तो दोनों टीमों पर होगा। किस चीज़ का? देखिए, लाहौर भी पिछला मैच हार चुकी है, हाँ, ये भी मैच हार चुकी है, और ये दोनों के लिए बका की जंग है। जो इनमें से कामयाबी हासिल करेगा वो टॉप की टीमों में अपनी जगह बनाएगा। सही है, और उसकी जो है एक शाह जो है वो कायम हो, दहशत कायम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमबैक कर सकती है। अगर कोयटा बनस्बत मैंने आपको इंटरप्ट किया, चौथा मैच खेल रही है, लाहौर तीसरा मैच खेल रही है, तो आप समझते हैं कोयटा के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि उसने मैच जीतना है। अगर लाहौर जीत जाता है तो वो पॉइंट्स पे भी आगे जाएगा, मैचेस उसके फिर 3 होंगे। अगर फिजिकली देखें तो लाहौर का एडवांटेज है, उनको रेस्ट है, ठीक है, वो फ्रेश होकर आएंगे। जुबैर नज़ीर साहब लाइन पे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर नज़ीर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, कल बड़ा ज़बरदस्त मैच नज़र आया, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया पेशावर ज़ल्मी ने। कोयटा ग्लैडिएटर की टीम से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थी सबको कि वो होम ग्राउंड का एडवांटेज लेगी और बहुत सपोर्ट होती है उनको कराची किंग्स को, लेकिन कल जिस तरह से बैटिंग में उन्होंने मायूस किया, सिर्फ 154 रन किए हैं और 4 विकेटें गिरी हैं। एक तो होता है पूरी टीम आउट हो जाए तो फिर बात बनती है, सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पे 154 रन किए, और जिसमें भी इफ्तिखार ने 50 किए और सरफराज ने 39 रन खेले। तो बैटिंग आर्डर जो शफलिंग कर रहा है, हाफिज़ को कभी आगे भेज रहे हैं, पीछे भेज रहे हैं, या खुद आगे जा रहे हैं सरफराज, क्या सबब समझते हैं इतना कम स्कोर करने का? या बॉलिंग बहुत अच्छी थी जो उस्मान कादिर उन्होंने आउट किए, क्या डिसएडवांटेज था कोयटा के लिए कल? देखिए, जैसा आपने कहा कि जबरदस्त मैच था, तो मैं समझता हूँ कोई जबरदस्त मैच तो नहीं था, लेकिन बाद में आपने खुद ही बात कर दी कि जाहिर है कि 154 रन कोई काबिल जिक्र तो मैच नहीं होता है, ये इनिंग नहीं होती। T20 में कम से कम 180 रन अगर आप बनाते हैं तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि आप मैच को फाइट की तरफ लेकर जाएंगे। कम से कम 180 के बाद डिसीजन का जो है वो टेस्ट भी आता है। लेकिन जाहिर है कि कोयटा की अगर आपने बात की तो जो इंडिविजुअल उनकी इनिंग्स थी उसको तो एक साइड के ऊपर रखे, इनिंग वही होती है जो टीम के काम आए। तो जाहिर है कि स्कोर जो है कोयटा की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो सकी, और कोयटा ने मेरे हिसाब से जो है कम से कम 15 से 20 रन जो कम किए। अगर वो रन इनके पास होते तो हो सकता है कि ये मैच जो फाइटिंग मैच होता और एक अच्छा मैच होता, और इसमें जो चांसेस भी थे कोयटा ग्लैडिएटर के, क्योंकि उसको कई तरह के जो है ना यहाँ के ऊपर जो है बेनिफिट्स हासिल थे। क्राउड की सपोर्ट सबसे ज्यादा उसको मौजूद थी, क्राउड उसको बहुत एक्साइटेड कर रहा था, लेकिन ये कि कोयटा ग्लैडिएटर ने मैं समझता हूँ कि मायूस किया। लेकिन जाहिर है कि वो T20 है। जहां तक विकेट की बात है, विकेट तो अच्छी खेली है, आप मुझसे ज्यादा विकेट के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग विकेट थी और बैटिंग विकेट के ऊपर जो कोयटा को जो है अच्छा स्कोर करना चाहिए था। बाद में जो है जाहिर देखें कि बॉलर्स का भी कमाल रहा,
तो T20 है, लेकिन ये जाहिर है कि क्योंकि अभी इवेंट चल रहा है तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि रन्स बहुत कम थे, एग्री करता हूँ, जेसन रॉय भी जल्दी आउट हो गए, मार्टिन गुप्टिल से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, सेंचुरी मेकर हैं, पहली सेंचुरी उन्होंने की, लेकिन बाद में भी हम देखते हैं कि जिस तरह से बॉलिंग की है, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैंने कहा था जिस तरह से आपने कहा कि बैटिंग का जो टारगेट था वो बहुत बिल्कुल कम था, लेकिन जिस तरह से हसनैन ने बॉलिंग की है और पहले 3 विकेटें ले ली, तो आप नहीं समझते उसने भी प्रेशर डेवलप किया? आवाज़ आ रही है सर आपको? जी जी, बहुत स्लो आ रही है, बोले आप। मैं कह रहा हूँ कि हसनैन ने जिस तरह से परफॉर्म किया तो आप नहीं समझते थे उसने भी टीम में जान डाल दी थी, लेकिन बाद के बॉलर्स ने उस रेपो को बरकरार नहीं रखा? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। सर मैं ट्राई करता हूँ, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहता हूँ कि आपको दोबारा लाइन पे लें और आपसे फिर इस मैच के हवाले से बातचीत करते रहें। उस्मान कादिर जे हवाले सां असांजे दोस्त जेकी ॻाल्हि कई हुई गुज़िरियल ॾींहुं उस्मान कादिर खे स्क्वाड में शामिल कयो वञे, उहो हुन जे लाइ कारआमद थींदो ऐं टियों हुअईं त उस्मान कादिर खे स्क्वाड में शामिल कियो वियो ऐं उस्मान कादिर ज़बरदस्त परफॉर्म कियो। जुबैर नज़ीर साहब कह रहे हैं कि जिस तरह का स्कोर था, आप भी कह रहे हैं 154 रन, इतने बड़े स्कोर की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 4 प्लेयर आपने दूसरी टीम के जल्दी आउट कर दिए तो टीम तो अब अगली अंडर प्रेशर आ जाती है ना, फिर उस अगली अंडर प्रेशर आई हुई टीम का प्रेशर किस तरह से आपने बरकरार रखना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपके पास रन ही नहीं है ना, आपने तो 4 आउट कर दिए, जो बाकी है उनको कौन आउट करेगा? ठीक है, लेकिन बॉल सिर्फ हसनैन या नसीम तो नहीं आउट करेगा ना। हाँ, कैस का काम था, अब दूसरे स्पिनर था उसका काम था, ठीक है, तो पूरी ये टीम वर्क है। ठीक है। नज़ीर साहब फिर अगेन लाइन पे आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आ गई आवाज़ आपको, अब सही आ रही है? हाँ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। सर मैं ये कर रहा था कि जिस तरह से आपने कहा 154 रन बनाए थे, कम स्कोर है, नो डाउट है, 180 हो गए तो फिर फाइट होती, लेकिन इस स्कोर पे भी जिस तरह से मोहम्मद हसनैन ने बॉलिंग की और पहले 3 आउट किए, चौथा कोयलर केट मोर भी जल्दी आउट हो गया, तो आप नहीं समझते हैं कि इस प्रेशर को कोयटा वाले बरकरार नहीं रख सके और पेशावर ज़ल्मी जो हैं वो उस मैच को जीत गए? तो ये जो 4 आउट होने के बाद भी टीम जीत गई, तो उसकी वजह आप समझते हैं कि स्कोर कम था या थोड़ा रिलैक्स हो गई कोयटा ग्लैडिएटर की टीम? नहीं देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसा मैंने कहा कि लेकिन अगर 180 बना ले तो आप सेफ एरिया में आ जाते हैं, लेकिन 154 के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर सही तरीके से ये लोग करते तो डिफाइन कर सकते थे, लेकिन वो 1 ओवर का मार्जिन रह गया था। हसनैन की आपने बात की, हसनैन की बॉलिंग जो है डेफिनेटली बहुत परफेक्ट थी, लेकिन अदर साइड के ऊपर जो उसको सपोर्ट भी मिलनी चाहिए थी। हसनैन ने जो बॉलिंग की है उसमें पेस तो था उसके पास, लेकिन वो लेंथ उसके ऊपर नहीं थी। अगर वो पेस के साथ बॉलिंग करता और साथ साथ लेंथ को भी कंट्रोल करता तो मैं समझता हूँ कि मजीद परफॉर्म कर सकता था। लेकिन नसीम जो है जाहिर है कि वो उनसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, फिर ये कि स्पिनर्स जो है स्पिनर्स भी जो है वो भी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा स्कोर था कि जिसके ऊपर कोयटा जो जीतने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अदर हैंड के ऊपर अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर की टीम जो बहुत यूनाइटेड टीम है और बहुत कंबाइंड होकर खेलती है। डैरेन सैमी जो है उनको जिस तरह से लीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उनके अंदर पोटेंशियल है, जिसकी वजह से जो है पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छे अंदाज के अंदर जो मैच को फिनिश किया और कामयाबी से हमकिनार हुए। कामयाबी हासिल की उन्होंने, लेकिन दो प्लेयर्स जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, एक तो रोमिन पॉवेल थे जिन्होंने 36 रन बनाए, फिर जेमी निशाम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो आप समझते हैं कि इन दोनों प्लेयर्स की बैटिंग ने मैच को वन साइडेड कर दिया? नहीं तो पहले 4 प्लेयर आउट हो चुके थे तो लगता था कि थोड़ी फाइट होगी, लेकिन इन दोनों प्लेयर ने 23 बॉलों पे 36 और 38 रन की इनिंग खेल के मैच को अपने पासे में डाल दिया। देखिए मुजाहिद, अगर बात करें ना 11 प्लेयर्स की टीम होती है और हर टीम में आमतौर पे 6 बैटर्स होते हैं, कम से कम 6 बैटर होते हैं और 6 के 6 क्लिक नहीं करते। अगर दो भी क्लिक करते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो। बाद औक़ात एक प्लेयर कंटिन्यूसली क्लिक कर रहा होता है। अगर हम शोएब मलिक की एग्जांपल लें, कंटिन्यूसली क्लिक कर रहा था वो, और उसने कराची किंग्स को कामयाबी से हमकिनार करने में अहम किरदार अदा किया। तो इसी तरीके से इस टीम की अगर आप किसी एक्सक्लूसिवली किसी प्लेयर का नाम ले सकते, बैटर का, कोई भी 2 प्लेयर होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं। जब वो क्लिक कर जाते हैं तो वो टीम के लिए असासा साबित होता है और टीम को कामयाब करने में कामयाब होते हैं। तो किसी को इंडिविजुअल हम कह नहीं सकते। अगले मैचेस में क्या होता है, कौन सा प्लेयर क्लिक करता है, कोई आइडिया नहीं है। थैंक यू सो मच जुबैर नज़ीर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और आखिरी सवाल जो मेरी रिवायतें करता हूँ, आज कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर की टीमों के बीच में मैच होने जा रहा है, कौन सी टीम फेवरेट है और उसकी वजह क्या होगी? कोयटा फेवरेट है। मैंने आपसे कहा कि पेशावर की इतनी एडवांटेज है, उनको रेस्ट मिला है, सही है, वो लाहौर कलंदर को वो ताज़ा दम होकर आएंगे, सही है, और कोयटा इसलिए फेवरेट करार दे रहा हूँ कि कल उसको शिकस्त
का जायका उसने छक लिया तो उसको अब फतह का जायका नहीं चखना कि उसको ज़्यादा तलब होगी। तो कोयटा मेरे को लगता है कि कोयटा आज खेल करेगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, तव्हां पाकिस्तान सुपर लीग 8 एडिशन के हवाले से असांजे अपडेट करण वारो सिलसिलो जेको प्रोग्राम है वो ॾिसी रहिया हुआ ऐं सुभाणे भी असांजी कोशिशि हूंदी तव्हांखे मुकमल अपडेट ॾियूं ऐं असांजे हिननि महिमाननि जूं असांजे जेके ज़ुबैर नज़ीर साहब हुयो, फ़याज़ बुखारी साहब हुयो, उन सां गॾु सुलेमान ख़ान साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उमेद आहे तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो ऐं ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।